Hello everyone. In this lecture, I am going to start class 10th history chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. The most awaited topic, the most awaited chapter. Many students were expecting my video. So today I am going to end you wait. So the heading, the chapter name, as you know, I start with word by word. So the rise of nationalism in Europe means rise means come into existence. क्या अस्तित्व में आ रहा है भाई? नेशनलिज्म आ रहा है. कहाँ पे आ रहा है ये? यूरोप में. यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म का उदय हो रहा है, राइज हो रहा है, एग्जिस्टेंस में आएगा आपको यूरोप में. तो सबसे पहले तो आप ये जानो, कॉमन लेमन टर्म्स में, आसान शब्दों में ये समझो आप कि नेशनलिज्म क्या होता है. और ये चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में क्यों दे रखा है? इंडिया का नेशनलिज्म इन इंडिया सेकेंड चैप्टर में दिया है. उससे पहले हिस्ट्री के पहले चैप्टर में यूरोप का नेशनलिज्म दे रखा है. इसका सिंपल सा लॉजिक है कि नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोप में पहले आया था, सबसे पहले यूरोप में आया था. और यूरोप में भी सबसे पहले कौन सा कंट्री में ऐसा हुआ था? नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ पे डेवलप हुआ? तो फ्रांस में हुआ था, राइट. तो आइए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ नेशनलिज्म क्या होता है. नेशनलिज्म को आप सिंपली कह सकते हो कि एक नेशन का फॉर्मेशन होना. द आइडिया, द आइडियोलॉजी, द फिलॉसफी ऑफ नेशन. ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो सिंपल देश बनाने की जो प्रक्रिया है ना भाई, उसी को बोलते हैं नेशनलिज्म. कि अभी आपको जो प्रेजेंट टाइम में यूरोप का मैप देखोगे, पूरा वर्ल्ड जो आप देख रहे हो ना, ऐसे कंट्रीज़ नहीं थे पहले. 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में जो कंट्रीज़ थे वो डायनेस्टिक हुआ करती थी, उनका एक अपना एम्पायर होता था. जैसे इंडिया में ही आप एग्जांपल ले लो. इंडिया में कोई कंट्री जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, वैसे यूरोप में भी था. सभी जो मोनार्च होते थे, राजा होते थे, किंग होते थे, उनका अपना एक एरिया होता था और वो हमेशा घटता बढ़ता रहता था. समझ गए? तो नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक देश बनने की प्रक्रिया है जिसको नेशन फॉर्मेशन बोलते हैं, राइट. ओके. नेशनलिज्म को कई बार हम लोग फीलिंग ऑफ प्राइड फॉर ओन कंट्री भी कहते हैं, अपने देश के लिए गर्व होना. ठीक है, प्राइड होना ये भी होता है. फीलिंग ऑफ लव भी होता है फॉर योर ओन कंट्री. तो इसके दो मतलब हो गए. बट यहाँ पे जो नेशनलिज्म है वो है फिलोसफी, आइडियोलॉजी ऑफ नेशन फॉर्मेशन, कंट्री बनने की जो प्रक्रिया है. ठीक है भाई, ओके. अब आइए हम समझते हैं. चैप्टर स्टार्ट होता है आपको एक फ्रेडरिक शोरियो, जो फ्रेंच आर्टिस्ट हैं. इन्होंने एक पिक्चर, एक इमेज बनाया हुआ है, एक प्रिंट बनाया हुआ है, और उसमें अपने सपनों का एक दुनिया इन्होंने पोर्ट्रेट किया हुआ है. आर्टिस्ट हैं, उनके दिमाग में, उनके माइंड में एक सपनों का, उनके अपने सपनों की दुनिया चल रही होती है. और उनके सपनों की दुनिया कैसी होती है, उसका नाम क्या होता है, आइए एक एक करके देखते हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे चैप्टर में कई बार पूछा गया है. तो उनका सपना या सपनों का जो दुनिया था उसका नाम था भाई ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. समझ गए भाई? तो ये है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, उनके सपनों का दुनिया, उसका नाम. ठीक है, ओके. और ये इसकी पेंटिंग कब करी गई, ये कब पेंटिंग एग्जिस्टेंस में आया? तो 1848 में. इम्पॉर्टेंट है. फ्रेडरिक सोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट हैं. कई बार शॉर्ट आंसर में भी पूछा गया है कि ये कौन से देश से हैं, विच कंट्री डज ही बिलोंग. तो आप बताओगे फ्रांस से बिलोंग करते हैं. इन्होंने देखो बहुत सारे प्रिंट बनाए, एक सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई इन्होंने, और उस पेंटिंग में एक पेंटिंग आपके चैप्टर में दे रखा है. और ये पेंटिंग, ये प्रिंट क्या विजुअलाइज कर रहा है भाई, आपको क्या दिखा रहा है, क्या पोर्ट्रेट कर रहा है आपको? तो ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड. ठीक है, एक ऐसा सपनों का दुनिया जो किस बेस पे बना होगा? मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. और उन्होंने इस सपनों की दुनिया का नाम क्या दिया भाई? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. एज यू कॉल देम द फर्स्ट
द फर्स्ट प्रिंट ये हो गया, आपको पिक्चर 1 में दिखा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक बार आपको मैं फटाफट बता देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम होंगे, कैसे होंगे। तो देखिए थोड़ा सा आपको इस प्रिंट में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्वालिटी को लेके, ठीक है भाई। हैंड रिटन है ये, रफली बनाया गया ये नोटबुक है। तो देखिए फ्रेडरिक सोरियू फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, इन्होंने क्या प्रिपेयर किया था 1848 में, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। वैसे तो सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग थी, बट आपके चैप्टर में सिर्फ एक ही दे रखा है। ये क्या विजुअलाइज करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट कर रहा है, ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड, ठीक है। और इस ड्रीम ऑफ वर्ल्ड का नाम क्या है भाई, तो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये जो 4 प्रिंट्स इन्होंने बनाया था एक्चुअल में, इसमें उन्होंने यूरोप और अमेरिका के लोगों को प्रदर्शित किया हुआ है, इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है भाई। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ये 4 प्रिंट्स जो भी पिक्चर्स थे या जो आपके चैप्टर में दे रखा है, इसके मेन फीचर्स बताने हैं, इसमें क्या क्या थे, इस पिक्चर में कौन से सिंबल थे और कौन से सिंबल का क्या मतलब होता है, ये एग्जाम में पूछा गया। तो सबसे पहले ये जानो आप कि उसमें कंटेंट क्या क्या था, इस पूरे पिक्चर में था क्या। तो नंबर 1 पे जो पहला प्रिंट था, वैसे तो 4 प्रिंट इन्होंने बनाया था, बट 4 प्रिंट में हमें सबको नहीं जानना, हमें सिर्फ फर्स्ट प्रिंट के बारे में जानना है। तो इस फर्स्ट प्रिंट में सबसे पहले आप देखोगे पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखना, राइटिंग हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो। तो ये देखो, ये है पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यानी इस पहले जो पेंटिंग है उसमें इन्होंने लोगों को दिखाया, यूरोप के लोगों को दिखाया, वहाँ के सिटीज़न को दिखाया है, ठीक है भाई। और इसमें इस सिटीज़न में मेन और वीमेन दोनों हैं, ध्यान रखना है, इसमें मेन और वीमेन दोनों हैं। ओके, नेक्स्ट। और ये मेन और वीमेन ऑल एजेस के हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन है, इसमें सभी वर्ग के लोग हैं, सभी एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है भाई। और इसमें इस ग्रुप में ऑल सोशल क्लास, हर एक सोसाइटी के, ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्स पेइंग पीपल हैं, नोबल्स ही हैं, क्लर्जी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक वर्ग, हर एक समाज से लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। कहने का मतलब इक्वालिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लोग कहाँ मार्च कर रहे हैं भाई, ये लोग जा कहाँ रहे हैं वैसे, तो ये जा रहे हैं मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसको होमेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, होमेज देने जा रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो दूसरे नंबर पे आ गया, आपको मिलेगा लिबर्टी ऑफ स्टैचू, ठीक है। वहाँ पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है, ठीक है। और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथों में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, ठीक है, एक हाथ में, और दूसरे में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, ठीक है। ओके, यानी कि वहाँ पे एक चार्टर ले रखा है इन्होंने, एक बुक ले रखा है, रूल बुक कह सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो पहले नंबर पे आपने क्या देखा, इस पेंटिंग में क्या क्या है, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका है। सेकेंड नंबर पे उसमें एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है, वहाँ पे एक प्रोसेशन भी है, जो ट्रेन के एक साथ सभी यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, लोग हैं, इकट्ठे होके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या सिंबॉलिक क्या दिखा रहा है, ये प्रोसेशन ये बता रहा है, इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, ये फ्रेटर्निटी को दिखा रहा है, फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ वर्ल्ड। मतलब कि पूरे दुनिया के लोग, स्पेशली यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, वो लोगों के अंदर एक भाईचारा है, फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड है, ठीक है भाई। यानी कोई देश दूसरे देश पे अटैक नहीं कर रहा है, सब में एक हारमोनियस रिलेशन है, किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है, सब मस्त चिल मार रहे हैं, ठीक है भाई। ओके, तो हमने क्या देखा, पहले नंबर पे पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे इस पिक्चर में प्रोसेशन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इसके सिंबॉलिक मीनिंग्स आए हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैंने आपको बता ही दिया, इनके हाथों में, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, और अनदर हैंड में क्या है भाई, वो है चार्टर है वहाँ पे। नेक्स्ट, नीचे आप देखोगे इमेज में, तो आपको शैटर्ड रिमेन्स मिलेंगे, कुछ टुकड़े मिलेंगे, बिखरे हुए टुकड़े हुए मिलेंगे। इसका मतलब है कि वहाँ पे शैटर, जो स्कैटर्ड आपको रिमेन्स हैं, पत्थर के टुकड़े वगैरह पड़े हुए हैं, वो एब्सोल्यूटिज्म को दिखा रहा है। एब्सोल्यूटिस्ट जो थे वहाँ पे, मोनार्स थे, जो तानाशाह टाइप के लोग थे, वो दिखा रहा है कि सब वो टूट गए, उनका खात्मा हो गया है, उनका फिनिश हो गया है, वो सब अब फ्रांस से, देश से, वर्ल्ड से क्या हो गया भाई, सब समाप्त हो गया है। और ऐसा सिनेरियो देखने के बाद
जो ऊपर का हेवन दिखाया गया है, जो स्वर्ग है, वहाँ जो जीसस क्राइस्ट हैं और भी एंजल्स वगैरह हैं, दे आर गेजिंग अपॉन द सीन। वो लोग घूर रहे हैं, से देख रहे हैं, से गेज कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि वाह कितना अच्छा है, खुशहाली है, लोगों में ब्रदरहुड है, फ्रेटर्निटी है, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। पहले राजा होते थे, मोनार्च होता था, वहाँ पे कट्टम कुट्टम चलता रहता था, मसाकर किलिंग चलता रहता था। लेकिन अभी ऊपर भगवान भी खुश है। समझ गए भाई? तो ये है फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग का एक समरी। उसमें क्या क्या कंटेंट था, हर एक का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब फटाफट देख लेते हैं, देख लो आप इस पर। ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एक हाथों में आप देख रहे हो, और इसमें एक में रूल बुक है, ये टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, ठीक है, ये चार्टर है। और देखो हर एक लोग ना, जितने भी एक ग्रुप है, एक ट्रेन की बोगी की तरह है, कंपार्टमेंट की तरह है। यहाँ से इतने लोग हो गए, इनका अपना झंडा है, अपना फ्लैग है, इनका अपना फ्लैग है, इनका अपना फ्लैग है, इनका अपना फ्लैग है, ठीक है। तो ये ऐसे 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 देख रहे हो, पूरे दुनिया के लोग होमेज ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं इनको। और ऊपर का देख लो, ये हेवन का क्या सीन है, ये है आपका हेवन वाला सीन। जीसस क्राइस्ट है, ये एंजल्स वगैरह हैं, यानी कि भगवान भी ऊपर, जीसस क्राइस्ट भी ऐसे सिनारियों को देख के बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है भाई, ओके। यानी राम राज्य है एक तरह से। और आपके बुक में दिया भी है यूटोपिया। यूटोपियन एक इमेजनरी वर्ल्ड होता है जहाँ पे एवरी पर्सन इज़ फ्री फ्रॉम सफरिंग, कोई दुख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये यूटोपिया ही है, इमेजनरी दुनिया ही है, ठीक है। राम राज्य क्यों बोलते हैं हिंदी में? ऐसा माना जाता है कि श्री राम के टाइम पे कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं था, लोगों के अंदर जनता खुश थी, ठीक है। और ये देखो, ये शैटर्ड रिमेन्स है। ये क्या है भाई? आपका शैटर्ड रिमेन्स है, राइट। तो ये आपका शैटर्ड रिमेन्स आर द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। मोनार्च, डिक्टेटरशिप, ये सब बिखरे पड़े, यानी इन सब का ख़त्म हो गया है पूरे। तो देखो इस पेंटिंग में आपको क्या सीखने को मिला कि जो पेंटर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो बड़े फार साइटेड होते हैं, वो बहुत दूर तक की चीज़ों को देख लेते हैं और अपने पेंटिंग में वो पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो देखो इन्होंने 1848 में ही ऐसा पोर्ट्रे कर दिया था, और देखो वो लगभग 50-100 साल पहले ही ऐसा इमेजिन कर लिया था फ्रेडरिक सोरियो ने। और ऐसी बात हुई भी। आज के टाइम पे आप देखो, हर एक देश फ्री है, लगभग ब्रदरहुड है सब में, बहुत ज़्यादा, एक्सेप्ट 1 और 2 मैटर्स, या 1-2 कंट्री को छोड़ के ऐसे। बाकी हर कंट्री का अपना एक बाउंड्री है, जोग्राफिकल एरिया है। पहले जैसा डायनेस्टिक नहीं है, मोनार्च नहीं है, फ्रीडम है लोगों के पास, ठीक है। तो देखो उस टाइम पे इन्होंने इमेजिन किया था, और आज 1950s के बाद पूरे वर्ल्ड में लगभग ऐसा सिनेरियो है, राइट, ओके। तो जो आर्टिस्ट होते हैं भाई, दे आर वेरी फास्ट साइटेड, बहुत दूर तक वो लोग समझ लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें दिखा, इसमें आप एक्सप्लेन करोगे तो सब कुछ अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। जितने भी ये ग्रुप थे, लोग थे ना, ये सब अपने ट्रेन में, ट्रेन की बोगी की तरह हैं, कंपार्टमेंट की तरह हैं, वो लोग जा रहे हैं। और इनका एक अपना सीक्वेंस भी है। सबसे पहले अमेरिका है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, ऐसे कर करके, ठीक है भाई, ओके। अब हम बात करेंगे आगे। यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में देखिए आप, ओके, दिस वन। ये एक पॉइंट है कि व्हाट इज़ नेशन, एक ऐसे लिखा है, और ये किसने लिखा है? अर्नस्ट रेनन ने लिखा है। कब लिखा था इन्होंने? 1882 में। तो ये फैक्चुअल डिटेल्स हैं। सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एज इट इज़ पैराग्राफ में आते हैं। आपको अनसीन पैसेज वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आते हैं, तो इसको एक बार रीड आउट आपको करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वेट फॉर अ व्हाइल, ओके, जस्ट ओके। तो ये हो गया आपका फ्रेडरिक सोरियो वाला एपिसोड। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं यहीं पे सम अप करता हूँ।